नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 2000 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहन नहीं कर पा रही है। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान करे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूपी की सीएम की भी जमकर तारीफ की। यूपी में पीएम की मौजूदगी से आज दिन भर विपक्ष में हड़कंप मचा रहा। पीएम मोदी ने एक साथ कई सियासी समीकरणों को भी साधने की कोशिश की। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पीएम मोदी वाराणसी में थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हड़कंप था और सबसे ज्यादा परेशान जो नजर आया वो विपक्ष था। देखिए, विपक्ष तो परेशान होने के लिए ही बैठा हुआ है। उसके पास परेशानी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके नेताओं की मानसिकता जो है वो निगेटिविटी से भरा हुआ है। खुश तब होता है लोग जब कहीं से खुश होने वाली बातें आए। मतलब अगर इनके दिमाग में, मन में, दिल में कहीं भी देश के प्रति कुछ श्रद्धा होती, भावना होती, देश हित की बातें सोचते, तो कभी खुश हो सकते थे। क्योंकि काम जो होते हैं उसमें अगर कुछ कामों में कमियां होती है तो फिर विशेषताएं भी होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 2014 से अब तक केंद्र में या 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में सरकार अगर काम कर रही है और विपक्ष में बैठी इन पार्टियों में से किसी को लगता ये कि कुछ तो अच्छा काम भी हो रहा है, तो अच्छा काम के नाम पर ये खुश होते, और उसके बाद जब सवाल उठाना होता तो परेशान होते कि ये और अच्छा हो सकता था। विपक्ष की यही भूमिका है जी, जो होनी भी चाहिए। सकारात्मक विपक्ष जिसको कहा जाता है कि पॉजिटिव आइडिया लाओ और बताओ कि देखो भाई, प्रधानमंत्री धन्य धान योजना है, इसमें किसानों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन इस फायदे को और कैसे बढ़ाया जा सकता है उसका ब्लूप्रिंट सरकार के सामने रखती, सवाल उठाती, और ये जनता उस पर भरोसा रखती कि नहीं देखो बात तो सही कह रहा है कि मनरेगा में अगर सरकार पैसा दे रही है और सरकार पैसा जो दे रही है वो 100% पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा जो मनरेगा के मजदूर हैं, बल्कि बीच में भी कुछ घपले हो रहे हैं। और वो सवाल अगर सरकार से उठा के उसको समस्या के समाधान की कोशिश करता तो लोगों को भी लगता नहीं हमारे लिए काम कर रहा है जी। लेकिन अब तो लोगों को ये लगता है कि हमारे लिए काम नहीं कर रहा, ये केवल अपने लिए काम कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, पार्टी के स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए, और उसके लिए ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तक करने के लिए तैयार है। ये निगेटिविटी से ऊपर की चीज, मतलब नकारात्मक मानसिकता तो है ही, अब ये विध्वंसकारी मानसिकता को अपने साथ लेकर चल रहा है। विध्वंस करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार होगा। जैसे कि राहुल गांधी तैयार है कि पूरे संवैधानिक संस्थानों को धराशायी कर दो, डेमोक्रेसी पर से लोगों का भरोसा खत्म कर दो, लोगों को ऐसे दिमाग में भर दो ये भारत है, हिंदुस्तान के लोग हैं, ये लोगों के अंदर ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि भारत सनातन का देश है, परंपराएं हैं हिंदू धर्म का, तो इसीलिए उस धर्म में ही इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक पावर है कि वो कभी भी एक्सक्लूजन की बात किया नहीं, बाहर हटाने के लिए नहीं, सबको समाहित करके साथ लेने के लिए। यहां वैष्णव भी होंगे, शाक्त भी होंगे, शक्ति की उपासना करने के लिए भी होंगे, शैव भी होंगे, यहां पर वो पंथ वाले लोग भी होंगे, और यहां कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ईश्वर को मानता भी नहीं हो, परंपराएं मान रहा है, संस्कृति मान रहा है सनातन की जी। सबको साथ लेकर चलता है। तो ये डेमोक्रेटिक तरीका जो यहाँ के लोगों के अंदर है, अगर वो डेमोक्रेटिक सोच नहीं होती तो ये लोग तो देश में आग लगा दिया होता। अगर ऐसे ही नेता पाकिस्तान में होता है तो क्या करता है, संसद पर हमला कर देता है, ऐसे अराजकता पैदा करता है। वहां के पब्लिक और वहां की व्यवस्थाएं डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसे ही लोग निकलते हैं और उसके बाद सीरिया में हंगामा खड़ा कर देते हैं, किसी देश में दंगा फसाद पैदा हो जाता है, कई जगह तख्ता पलट इसी आधार पर हो रहे हैं कि कुछ नेता आया और उसने उलूल जुलूल बातों में लोगों को ऐसे भ्रमित कर दिया
कि लोग समझने लगे हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं है, हथियार उठाओ, मसाल लो, आगजनी करो, सड़कों पर उतरो, तभी ही विकल्प हमारा सामने आएगा। इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के लोग हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही है वो अब समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही कम विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों में से कांग्रेस को छोड़कर छोटी पार्टियों को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं करते। अरविंद केजरीवाल की सरकारें चल रही थी, कभी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल की बात नहीं करते थे, बहुत कम बातें, इनडायरेक्टली बातें करते थे कि ये ऐसे पार्टियां हैं जो करप्शन के खिलाफ आई और करप्शन में संलिप्त हो गई, वो अलग सी बातें हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट तौर पर कहा है समाजवादी पार्टी को, जी अखिलेश यादव को, ये चैलेंज किया है कि देखो ये समाजवादी पार्टी वाले कैसे लोग, अब आतंकवादियों को भी मारने के लिए इनसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। समाजवादियों से पूछकर मारेंगे कि देखो भाई अब हम आतंकवादियों को मारने जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सवाल उठाए, इतने गंदे सवाल उठाए कि भाई ऑपरेशन महादेव चल रहा है उसके ऊपर भी सवाल उठाए। बिल्कुल, ये कहा कि जब संसद के अंदर ही कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर पे यहाँ बहस हो रही है और वहां ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को मारा गया, टाइमिंग को लेकर सवाल, यही टाइमिंग की बात थी और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दुखी हुए कि बताओ ये आतंकवादियों को मारने के लिए भी ये पॉलिटिकल बयानबाजी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे तो उसे सुरक्षित रखना है। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी के लिए ये कांग्रेस की समस्या तो पूरे देश में है, कांग्रेस की समस्या प्रधानमंत्री मोदी जो पैदा कर रहे हैं, मतलब चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती बने हैं, वो तो पूरे देश में बने हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और इसलिए काशी से या फिर आगे प्रयागराज से या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ये कांग्रेस की बात जब बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस तो यहां ऐसे भी खत्म है। समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स बदली है और ये घृणित पॉलिटिक्स होने लगी है, उसी की बात पीएम मोदी ने की कि अब देखो ये कांग्रेस के साथ रहते रहते, राहुल गांधी के साथ रहते रहते ये अखिलेश यादव का दिमाग भी भ्रमित हो चुका है और दूषित भी हो चुका है और इसी दूषित मानसिकता को लेकर ये संसद में ये लोग जाते हैं और सवाल ऐसे उठाते हैं जो देश हित की बजाय दुश्मन हित की हो, दुश्मन देशों के बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने जो संकेत दिया है, संदेश दिया है, उसका सीधा मतलब है कि अखिलेश यादव को अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन्होंने मंच से एक तरफ अखिलेश यादव को टारगेट किया और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को फुल कमांड सौंपा। जो योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है जी कि प्रधानमंत्री मोदी के मंच से, और उन्होंने खुद भी जिस तरीके से योगी की बात की, उससे तो ये साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में आप हो और इन लोगों का इलाज आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए हमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही काफी है, एटीएस की टीम ही काफी है, क्योंकि ये सारे लोगों का कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। चाहे छांगुर का कांड हो, मदनी की कॉन्स्पिरेसी हो और तौकीर का फरमान हो, ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसलिए अखिलेश यादव जो अभी इतना ज्यादा भ्रमित हुआ है, उसके पीछे भी यही लॉबी काम कर रही है, क्योंकि उसे लग गया है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को खुश करने के लिए अपनी बीबी का सपोर्ट न करना भी मंजूर है, तो देश के साथ गद्दारी की बात तो छोड़ दीजिए, संसद में सवाल इस तरह का उठाने की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये समस्याएं अखिलेश यादव के लिए है और योगी को जिस तरीके से मोदी ने कहा है कि अब अखिलेश यादव के लिए आप अपना तरीका ढूंढिए, हमारे तरीके तो यहीं तक है, हम तो विकास की सौगात दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जितनी हो सके उतनी दे सकते हैं, लेकिन इन ये कॉन्स्पिरेटर माइंड वाले लोगों का इलाज आप कर लीजिए और योगी कर ही रहे हैं जी। अभी तो अखिलेश यादव की समस्या और बढ़ने वाली है, एक दो मामले में नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ईडी का फिर से सुपर एक्टिव मोड में आना
ये दिखाता है। संसद के अंदर सवाल उठाए गए और उसमें जो बताया गया, आंकड़े दिए गए कि 5200 से ज़्यादा मामले अभी ईडी के पास हैं, 1500 से ज़्यादा मामलों में ये जो चार्जशीट दायर किया जा चुका है और 16-17 कन्विक्शन हो चुके हैं और ये अनिल अंबानी तक उस राडार में पहुंच गया। नेता तो 95-96 पहले से ही उस राडार में थे और उसी रडार में ये अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं जी। तो ये जो एक्टिविटी है केंद्र के स्तर पर और जो योगी सरकार और योगी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अलग अलग मामलों में, चाहे छांगुर का ही मामला क्यों न हो, मदरसा का मामला क्यों न हो, चाहे संभल का हो, ये सारे जगह पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन दिखेगा। संभल में उसका सांसद फंसा हुआ है, मुजफ्फरनगर में उसका सांसद फंसी हुई है और उसी तरीके से अफजल अंसारी इसका सांसद है जो फंसा हुआ है गाजीपुर से। तो ये सारे लोग इसी के सांसद हैं और कुछ और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सांसद हैं, कुछ और विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अभी ये इरफान सोलंकी जैसे लोग तो निपट ही गए हैं और अभी निपटना बाकी है। तो ये सारी जिम्मेदारियों के साथ जो ये डबल इंजन की सरकार कहे जा रही थी, ये डबल इंजन का एक्शन होगा और उन एक्शन के शिकार होंगे अखिलेश यादव। इन्होंने जो तरीके अपनाए हैं अब उन तरीकों का जवाब योगी स्टाइल से दिया जाएगा और पीएम मोदी ने इस बात के लिए काशी से सहमति दी है और महादेव की कृपा से जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस होने की बात कही, उसी महादेव की कृपा से अब ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो लोग भारत के अंदर बैठे हैं पॉलिटिकल, बड़े बड़े पॉलिटिकल पोस्ट पर, इन राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का भी नाश उसी तरीके से किया जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उनका इशारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ था। ये कांग्रेस पार्टी और उनके लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा। हकीकत यह है कि आतंकवादियों की हालत देखकर कांग्रेस रोती है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी ने इशारा कर दिया है कि इनके अब दिन जो है वो और ज्यादा बुरे शुरू होने वाले हैं और ईडी भी फुल ऑन एक्शन में है, जिससे अखिलेश यादव की क्राइम फाइल भी खुल चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।